नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह भाटी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की पहली क्लास। अब पहली क्लास स्टार्ट करेंगे कहाँ से? अपने सिलेबस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे आज पहला चैप्टर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग अपने इस सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 से 6 यूनिट आती है। लेकिन कितनी आती है? 5 से 6 यूनिट आती है। और इन 5 से 6 यूनिट में लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आती है। सेकंड ग्रेड में 15 क्वेश्चन आती हैं। अब 15 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे। मैं आपको जो भी केमिस्ट्री में करवाऊँगा उसमें बेसिक से न करवा कर क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो अपन बात करेंगे। और क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा और क्वेश्चन क्या आएगा, ये दोनों पर बात करेंगे। और जो क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछा है, पिछले एग्जाम में पूछा है, सेकंड ग्रेड में पूछा है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, वो बताऊंगा। और यहाँ से नया क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको अपन देखेंगे पूरा बेसिक से। तो आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ से देख लेना, या फिर अपने जो आपका बेस अच्छा है तो उससे समझ लेना। लेकिन मैं इसको आपको ये बताऊँगा कि क्वेश्चन क्या आएगा और कहाँ से आएगा। आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे अपन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज पहली यूनिट है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में जनरल इंट्रोडक्शन देते हुए अपन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस यूनिट में लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में। और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ फिक्स है कि ये वाले क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वही हो रहे हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन आता है, यहाँ से ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। बिल बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ अगर इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए जितने भी यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और फास्फोरस भी हो सकता है। तो ये भी हो सकते हैं। इन यौगिकों को क्या भी कहते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक भी कहते हैं। जैसे पिरीडिन है। अब पिरीडिन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कार्बन परमाणुओं की वलय के साथ उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ जाता है? एक नाइट्रोजन परमाणु भी जुड़ा रहता है। तो वो वाला क्या हो जाएगा? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो ये एरोमेटिक हो जाएंगे। अब ये तो इसकी परिभाषा होगी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब उसके बाद यहाँ से आते हैं कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो यहाँ से समझेंगे। 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन से हो जाएंगे? पहला होता है नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो, नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक कौन सा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 2 प्रकार हो गए इसके। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर कौन आते हैं? संपूर्ण एल्केन श्रेणी के जो सदस्य आते हैं। कौन से? एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य होते हैं वो नॉन एरोमेटिक के अंदर आते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन आते हैं। इसमें एल्केन में देखते हैं तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध आता है? एकल बंध आता है। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आता है, एकल बंध आएगा। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी कौन सा बंध आता है? एकल बंध आता है। उसके बाद इन एल्केन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन एल्केन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स भी कहते हैं। ये पैराफिन्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत कम क्रियाशील। जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत
बहुत कम क्रियाशील जिसका अर्थ होता है। ये पैराफिन्स एल्केन श्रेणी के सदस्यों को। दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वापस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है? द्विबंध होता है। और दूसरा होता है एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है? त्रिबंध होता है। कार्बन कार्बन एकल बंध और कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा? त्रिबंध हो जाएगा। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन को ऊपर से ऊपर जितना भी पढ़ा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, आप इसको जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट, मुख्य बिंदु है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट है कि जो एल्केन श्रेणी होती है, एल्केन में प्रत्येक कार्बन जो होता है वो प्रत्येक कार्बन कौन सा संकरण होता है? sp3 संकरित होता है। एल्केन श्रेणी के अंदर प्रत्येक कार्बन होता है वो क्या होता है? sp3 संकरित होता है। दूसरा है कि इस एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। तीसरा आता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई और कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध की लंबाई क्या होती है? कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है 154 पिकोमीटर होती है और कार्बन हाइड्रोजन की होती है 112 पिकोमीटर होती है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि एल्केन में प्रत्येक कार्बन होता है वो कौन सा? sp3 संकरित। सामान्य सूत्र होता है वो SCnH2n होता है। कार्बन कार्बन एकल बंध होता है वो 154 पिकोमीटर और कार्बन हाइड्रोजन जो एकल बंध होता है वो 112 पिकोमीटर होता है। इसके अलावा जो पढ़ा है उसमें आपको ये 3 चीज़ें बातें आपको याद रखनी है। अब आगे की बात करते हैं तो आगे एल्केन का आयुपेशी नामकरण आता है। तो आयुपेशी नामकरण एल्केन का है, एल्कीन का है और एल्काइन का भी है। ये अपन जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जीओसी पढ़ेंगे, तो वहाँ अपन इसमें कर लेंगे कि इनका आयुपेशी नामकरण, क्योंकि वहाँ आयुपेशी अपने सेकंड ग्रेड में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्रियात्मक समूह वाले जो आयुपेशी नामकरण होते हैं वहाँ से। लेकिन उसको भी अपन देखेंगे, जीओसी में देखेंगे तो पढ़ेंगे। यहाँ से अगला टॉपिक आता है समावयवता। अब समावयवता की परिभाषा क्या होती है? कोई सेकंड ग्रेड में पूछी नहीं जाएगी कि समावयवता की परिभाषा क्या होती है। अपने को तो ऐसा ही पढ़ना है कि अपने सवाल सही हो जाए और अपना नंबर आ जाए, बस समावयवता की परिभाषा नहीं पढ़नी है अपने को। और जो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है समावयवता से, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको अपन देखते हैं। तो ये मैक्सिमम है कि ये 2 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कौन? एल्केन। कौन कौन सी? एक स्थिति समावयवता और एक श्रृंखला समावयवता। कौन सी? एक स्थिति समावयवता और दूसरी है श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। 2 प्रकार की समावयवता, ये स्थिति समावयवता और श्रृंखला समावयवता। अब आगे बात करते हैं यहाँ सबसे पहले कि ब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन के संरचना समूह कितने होते हैं? ये एक सवाल आ गया कि ब्यूटेन की संरचना समूह कितनी होती हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं कि 2 होते हैं। 2। अब देखो संरचना समूह में क्या होता है, अणुसूत्र क्या रहेंगे? अणुसूत्र समान रहेंगे, लेकिन उसकी संरचना क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाती है। संरचना अलग अलग हो जाती है, अणुसूत्र समान रहते हैं। तो ब्यूटेन के 2 संरचना समूह होती है। पहला होता है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? CH3 CH2, ये CH2, ये CH3, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। ये एक समावी हो गया। दूसरा, इसका अणुसूत्र तो सेम ही रखना है। अणुसूत्र क्या हो जाएगा? C4 और H10, यही रहेगा। इसमें इसी में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा CH3 CH, ये CH3 और CH3, इसका हो जाएगा 2 मैथिल और क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 2 मैथिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा और इसका भी अणुसूत्र क्या हो जाएगा? C4H10 होता है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? संरचना समावी होते हैं। दूसरा, आगे पूछा जाता है कि पेंटेन के कितने होंगे? तो पेंटेन के संरचना समूह कितने होते हैं? पेंटेन के संरचना समूह कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखो पेंटेन के संरचना समूह 3 कौन कौन से हो जाएंगे? नॉर्मल पेंटेन का लिख दो, ये 1 नंबर, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3।
इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। ये एक हो गया। दूसरा, इसी संरचना के अंदर चेंज करना है। संरचना के अंदर कैसे करेंगे? ये CH3, ये CH, ये CH3, ये CH2, ये CH3। देखो यहाँ भी कितने हैं? C5 और H, 3 3 6, 6 और 6 12, H12 हो जाएंगे। C5 और H12 हो जाएंगे। और इसका नाम क्या है? 2 मैथिल ब्यूटेन। 2 मैथिल ब्यूटेन इसका नाम है IUPAC। और इसका भी सूत्र क्या होगा? C5 और H12। ये दोनों इसकी संरचना समझ होंगी। तीसरा, इसका संरचना समझ भी और बन सकता है। इसमें चेंज कर सकते हैं कि यहाँ की एक हाइड्रोजन इसको दे दें और इसको उठा के यहाँ रख दें। ये जाएगा CH3, H तो यहाँ से हट गया ना, H यहाँ नहीं आएगा, तो H को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये CH3, ये C, ये यहाँ पर CH3, ये यहाँ CH3 और ये CH3। इसका हो जाएगा 2 डाई मैथिल, 2 डाई मैथिल प्रोपेन हो जाएगा, 3 कार्बन। इसमें भी क्या होगा? C5 और H12 आ रहा है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है? संरचना समझ होती है। ब्यूटेन के 2 होते हैं, पेंटेन के 3 होते हैं। अगला आता है कि हेक्सेन के कितने होते हैं? हेक्सेन की संरचना समझ। हेक्सेन की संरचना समझ भी कितने होते हैं? 4 बनते हैं। अब 4 कैसे बनेंगे उसको अपन देखते हैं। 4, पहला बन गया हेक्सेन में, लिखो CH3, CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH2 और ये CH3। 3 और 3 6 बन गया। ये हो गया नॉर्मल हेक्सेन। अब दूसरा, इसी के अंदर इसका सूत्र क्या हो गया? C6 और H14 हो जाएगा। अब इसी के अंदर चेंज करना है तो ये हो जाएगा CH3, CH, ये CH3, ये CH2, ये CH2, 4 और 5 और ये हो जाएगा CH3। इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल पेंटेन। 2 मैथिल ये पेंटेन, 2 इसकी हो गई। अब तीसरा इसमें और चेंज करते हैं। तीसरा कैसे बनेगा? ये CH3, ये CH, ये CH3, ये CH, ये CH3 और ये CH3। इसका नाम हो जाएगा 2 डाई 2 3 डाई मैथिल ब्यूटेन। 2 3 ये दूसरे कार्बन पर, ये तीसरे कार्बन पर 2 बार है तो डाई और मैथिल और ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये 3 समावी ये हो गए। चौथा इसका कैसा बनेगा? चौथा इसी के अंदर देखो, देखो ये यहाँ हो गया तो इसको एक और हटा दो, तो ये बन जाएगा ये CH3, C, CH3, CH3, CH2 और CH3। ये बन जाएगा 2 डाई मैथिल और ब्यूटेन। ये 4 इसके समावी होंगे। 2 डाई मैथिल ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये 4 हो गए। हेक्सेन के कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तीनों का अणुसूत्र समान है। क्या अणुसूत्र होगा तीनों का? C6H14। ये तीनों का अणुसूत्र है, लेकिन तीनों के IUPAC नाम तीनों के अलग अलग हैं और तीनों का संरचना भी तीनों की अलग अलग। अब ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में? संरचना समवी होती है। एक बात नॉर्मली लिख रहा हूँ कि ब्यूटेन के कितने संरचना समवी होंगे? 2 हो गए। पेंटेन के कितने हो गए? 3 हो गए। हेक्सेन के कितने हो गए? 4 हो गए। हेप्टेन को आपको याद रखने हैं। हेप्टेन के कितने होते हैं? 9 होते हैं। ऑक्टेन के कितने होते हैं? 18 होते हैं। ऑक्टेन के 18 होते हैं। और डेकेन के कितने होते हैं? 75 होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसके अंदर इतने होते हैं। यहाँ 3 समावी हैं और तीनों को आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा यहाँ सवाल कुछ नहीं पूछा जाएगा सेकंड ग्रेड में। अब आगे जो यहाँ से पढ़ेंगे सवाल वहाँ से बनेगा और अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं सेकंड ग्रेड में। यहाँ बनाते हैं एल्केन को बनाने की विधियाँ। बनाने की विधियों से सवाल आएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा जाता है कि यहाँ से क्या सवाल बनेगा और कैसे आएगा। सबसे पहली विधि होती है हाइड्रोजनीकरण विधि। कौन सी विधि आती है सबसे पहले? हाइड्रोजनीकरण विधि, या इसको कहते हैं एल्कीन या एल्काइन। जिनको क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनका क्या कहते हैं?
अपचयन कहते हैं, इनका अपचयन करवाना है, या इसका इस अभिक्रिया का नाम होता है सेबेतर सेंडेरेंस अभिक्रिया। सेबेतर सेंडेरेंस अभिक्रिया, ये तीन इस अभिक्रिया के नाम हैं। एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, एल्कीन और एल्काइन का अपचयन। अपचयन का मतलब किसका योग करवाना है, हाइड्रोजन का योग करना है इसके ऊपर। किसके ऊपर, इस एल्कीन और एल्काइन के ऊपर हाइड्रोजन का योग करवाना है। तो क्या होगा, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 प्लस H2, ये निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। एक हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगी, यहाँ जुड़ जाएगी, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगी। ये CH3 क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी। एल्केन में कौन सी है, एथेन बन जाएगी। तो यहाँ से वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनाने की अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किस अभिक्रिया द्वारा होता है, सेबेतर सेंडेरेंस अभिक्रिया द्वारा होता है। एल्कीन और एल्किन असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अपचयन, उनके ऊपर हाइड्रोजन के योग द्वारा ये इसका निर्माण होता है। तो आगे अब और भी हो सकती है, ये जैसे ये करवा 3 कार्बन वाले एल्किन ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 प्लस H2, और इसके ऊपर ये वाले वापस सेम उत्प्रेरक लेने हैं। ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH3 क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो यहाँ से भी क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ है। दूसरी अभिक्रिया है हेलो एल्केन से बना सकते हैं, हेलो एल्केन से दूसरी अभिक्रिया, हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से कैसे बना सकते हैं, देखिए इधर हेलो एल्केन से कैसे बना सकते हैं। हेलो एल्केन होता है एल्कील हैलाइड भी जिसको कहते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है, एल्कील हैलाइड कहते हैं। एल्कील का मतलब अगर एल्केन श्रेणी की एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर हैलोजन द्वारा हो जाए, हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन द्वारा हो जाए, तो बनने वाले जो भी यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कील हैलाइड कहलाते हैं। ये RX लिखते हैं इसको, एल्कील हैलाइड को। इसकी इससे भी अपन बना सकते हैं। इनका अपचयन करवाना है, इनका क्या करना है, अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब क्या करना है, इसके ऊपर हाइड्रोजन का योग करना है। जैसे CH3 CH2 Br प्लस H2 किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। तो ये बनता है, देखो यहाँ का एक H और ये Br, ये B और ये H, ये पूरा निकल जाएगा। क्या निकलेगा, HBr निकल जाएगा। ये HBr निकल जाएगा, बनेगा क्या, CH3 और CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगी, एथेन बन जाएगी। यहाँ से ये भी क्या बन जाती है, एल्केन बन जाती है। इतनी ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली वाली अभिक्रिया थोड़ी ठीक है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण। तीसरी जो अभिक्रिया आती है वो आती है वुड्स अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया पूछी भी जाती है कि क्या होता है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या करवाई जाती है, एल्किल हैलाइड की क्रिया। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करवाई जाती है, सोडियम धातु से करवाई जाती है। सोडियम धातु से करवाई जाती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। देखना इधर, इस एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये इसको समझने के लिए वो लिखते हैं। तो ये CH3 ये Cl प्लस 2Na, एक Cl3 हो गया, एक एल्किल हैलाइड, दूसरा ये Cl और ये CH3। ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। तो यहाँ से ये बंध टूट जाएगा पूरा, क्या निकल जाएगा, 2NaCl निकल गया यहाँ से, और पीछे ये CH3 बचा और ये CH3 बचा। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 क्या बन गया, एथेन बन गया। ये तो दोनों एल्किल हैलाइड एक जैसे हो गए। अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे ये CH3 ये Cl प्लस 2Na प्लस
Cl, CH2 और CH3। यहाँ शुष्क ईथर लिया जाएगा, वही बात है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया, तो यहाँ से ये पूरा Cl निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 2NaCl निकल जाएगा। बनेगा क्या? CH3, CH2 और CH3 क्या बन जाएगी? प्रोपेन बन जाता है। और प्रोपेन से अलग अलग एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उत्पाद भी उसी तरह से बनता है। तो ये वाली जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है, चौथी अभिक्रिया, जिसको कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ से सवाल सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी पूछा है और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा है। मैंने देखा था कि कॉलेज प्रोफेसर के भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आप अच्छे से कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। यहाँ से 100% सेकंड ग्रेड में एक सवाल पूछा जाएगा। देखो, इस अभिक्रिया का एक दूसरा नाम और है कि ड्यूमा विधि भी कहते हैं इसको। क्या नाम है इसका? ड्यूमा विधि है इसका नाम। अब इसमें होता क्या है, इस अभिक्रिया में एक समझ लिए थोड़ा, होता क्या है, इसमें सोडियम अम्लों के कार्बोक्सिलिक लवण की अभिक्रिया, सोडियम, इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्लों के, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 1 मिनट के लिए देखना। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण की क्रिया किससे करवाई जाती है? सोडा लाइम से करवाई जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण की क्रिया किससे करवाई जाती है? समझना इसको, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेना है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको समझने के लिए, लैंग्वेज। सोडियम लवण की क्रिया किससे करवाई जाती है? सोडा लाइम से करवाई जाती है। अब सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO का जो मिश्रण होता है, जो विलेन होता है, वो क्या कहलाता है? सोडा लाइम से करवाई जाती है। तब करवाई जाती है, तब यहाँ से क्या बनेगी? एल्केन का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम से करवाने पर क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम से करवाने पर क्या बनता है? एल्केन का निर्माण होता है। इस चीज़ में एक और ध्यान रखने वाली बात होती है कि इस अभिक्रिया द्वारा एक कम कार्बन वाली एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन का निर्माण होता है। ये बहुत अभिक्रिया, देखो ये लाइन आपको याद है ना, तो आप सीधा सवाल कर दोगे। एक कम कार्बन वाली एल्केन का निर्माण इस अभिक्रिया द्वारा होता है। इस लाइन को आप याद रखना। अब समझना कि सवाल एक बार पूछा था, पहले सवाल को समझो, पहले अभिक्रिया को समझ लो, फिर मैं बताता हूँ कि सवाल किस तरह से आया था। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण लेना है, तो ये CH3COONA, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण, इसकी क्रिया NaOH, सोडा लाइम, ये सोडा लाइम है पूरा, इससे करवाई जाती है और इसको गर्म भी किया जाता है। तब क्या बनता है? एक Na और 2 Na, तो ये Na2 बन जाएगा। ये CO2, ये CO, 2 ऑक्सीजन ये पड़े, तीसरी ऑक्सीजन ये हो जाएगी CO3, Na2CO3 निकल के पीछे ये हाइड्रोजन बची, वो हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ जाएगी? इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा CH4 बन जाएगी। अब एक लाइन ऊपर लिखी थी कि इस अभिक्रिया द्वारा एक कम कार्बन वाली एल्केन का निर्माण होता है। कितने कार्बन? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तो यहाँ कितने कार्बन? एक कार्बन। तो यहाँ देखो एथेनोइक अम्ल लिया था, बना क्या? मिथेन बन गया। ठीक है, दूसरा इसको आगे और समझते हैं कि एक सवाल पूछा था किसमें, शायद फर्स्ट ग्रेड में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था? सवाल था कि प्रोपेन के विरचन के लिए, विरचन का मतलब होता है निर्माण के लिए, प्रोपेन के निर्माण के लिए किस कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का उपयोग किया जाता है? किस कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का उपयोग किया जाता है? अब आपको यहाँ प्रोपेन बनानी है, तो एक अधिक कार्बन वाली लेनी, तब प्रोपेन बनेगी। अब प्रोपेन बनाने के लिए ब्यूटेन ऑइक अम्ल का लवण लेना पड़ेगा।
ब्यूटेनोइक अम्ल का लवण लेंगे, बनेगा क्या, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये COO Na, इसकी क्रिया NaOH और ये CaO से करवानी है, एक Na, ये दो Na, ये क्या बन जाएगा Na2, ये CO2 और एक ऑक्सीजन ये Na2, ये CO3 निकल जाएगा, पीछे CH3, CH2 और ये वाला H, ये CH3, ये CH2 और ये CH3, ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। अब आगे जैसे मैं सवाल पूछता हूँ वो तो प्रोपेन के विरचन, जैसे अपने को देखना है कि पेंटेन के विरचन के लिए, अब आपको पेंटेन बनानी है तो हेक्सेन लोगे, जैसे ब्यूटेन के विरचन के लिए ब्यूटेन भी लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पेंटेन आएगा, और प्रोपेन लेना है तो क्या आएगा, यहाँ पर ब्यूटेन आ जाएगा। तो जो बनाना है उससे एक अधिक वाला कार्बन लेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना कि विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में एक कम कार्बन वाली एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से एक सवाल बार बार पूछा गया है, इस अभिक्रिया को बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको आप समझ लेना। अगली जो अभिक्रिया आती है उसको कहते हैं कॉल्बे विद्युत अपघटन। कॉल्बे विद्युत अपघटन क्या कहते हैं उसको, कॉल्बे विद्युत अपघटन कहते हैं। अब कॉल्बे विद्युत अपघटन के अंदर क्या करवाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का विद्युत अपघटन करवाया जाता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का इसका विद्युत अपघटन करवाया जाएगा, इसको गर्म किया जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है। तब होता क्या है, यहाँ से इसके दो अणु लिए जाते हैं, तब यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, CO2 यहाँ से एक निकल जाता है, एक हाइड्रोजन भी बनती है। ठीक है, और इसके साथ और क्या निकल जाता है, एल्केन बन जाती है, और एक हाइड्रोजन गैस भी निकल जाती है। ये वाली हाइड्रोजन गैस होती है वो कहाँ पर प्राप्त होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है, और ये वाली कहाँ से होती है, एनोड पर जाके प्राप्त होती है। तो कॉल्बे विद्युत अपघटन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो जैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण का विघटन करवाया जाएगा तब क्या होगा, एनोड पर एल्केन प्राप्त होती है और कैथोड पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस कॉल्बे विद्युत अपघटन द्वारा मिथेन नहीं बनाई जा सकती। क्या नहीं बनाया जा सकता, CH4 नहीं बना सकते, मिथेन इस अभिक्रिया द्वारा नहीं बना सकते, इतना याद रखना। ये कॉल्बे विद्युत अपघटन हो जाएगा। इससे आगे की अपन अभिक्रिया देखते हैं कि इससे आगे कौन सी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से थोड़ा समझेंगे कि इससे आगे जो अपना समझना है, पांचवी अभिक्रिया, पांचवी होती है एल्कोहल का विरचन से, एल्कोहल के अपचयन से। एल्कोहल का अपचयन करना है, एल्कोहल का अपचयन करेंगे तो क्या बनेगी, एल्केन बनेगी। एल्कोहल का अपचयन कैसे करवाया जाता है, एल्कोहल का अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाया जाता है। तो ये CH3, ये CH2, ये OH2HI, ये हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 423 केल्विन ताप पर होती है। यहाँ से क्या बन जाएगा, एक तो बनेगा एल्केन बनेगी, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटके और यहाँ जुड़ जाएगी सीधी, तो ये CH3 और CH3 बन जाएगा। आयोडीन कितने हैं, 2, तो ये I2 हो जाएगा, और उसके साथ क्या निकल जाएगा, एक जल का अणु भी निकल जाता है। तो यहाँ पर एल्कोहल का जब भी अपचयन करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन आयोडाइड से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाया जाता है, तब यहाँ पर क्या बन जाती है, एल्केन बन जाती है। एक ये हो गया। दूसरा, और इसका अगर अपचयन करते, छठी अभिक्रिया है कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाया जाता है, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। जब कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाया जाता है तब क्या बनता है, एल्केन बनती है। ये भी एल्केन बनाने की एक विधि होती है कार्बोनिल। अब कार्बोनिल यौगिक दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, और दूसरा कार्बोनिल यौगिक कौन सा होता है, कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का जब भी अपचयन किया जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करते हैं तब क्या बनता है, एल्केन बनती है। जैसे ये CH3
ये CHO प्लस 4 हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये भी किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 439 केल्विन पर यह विक्रिया करवाई जाती है। तब क्या बनता है, देखो यहाँ से 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 और CH3 बन जाएगा। पीछे क्या बचा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और बची थी, एक हाइड्रोजन बची और ये वाला OH, ये बन जाएगा H2O, और 4 I2 है तो प्लस क्या बन जाएगा, 2I2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से ये एल्केन बन जाएगी। दूसरा CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3 कीटोन है, इसका अपचयन भी करवाएगा, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाया जाएगा, ये लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करवाया जाएगा। तब यहाँ क्या होगा, एक बन जाएगा आपके, देखो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 इस कार्बन को दे दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3, CH2 और CH3, ये प्रोपेन एल्केन बन जाएगी। प्लस उसके साथ क्या बन जाएगा, एक H2O बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, I2 कितने, 2I2 बन जाएगा, ये 2I2 बन जाएगा। तो यहाँ से भी क्या बनेंगे, एल्कोहल का अपचयन करवाया किसकी उपस्थिति में, लाल, ये एल्कोहल का अपचयन, ये बड़ा एल्कोहल का अपचयन करवाया हाइड्रोजन आयोडाइड से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्केन बन गया। कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड का अपचयन करवाया हाइड्रोजन आयोडाइड से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्केन बन गया। कीटोन का अपचयन किया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो इन तीनों के अपचयन से क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। और आज थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो भी होगा उसको लगभग एल्केन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।